Hello students, welcome to class. This is your social science class and I'm going to start your first chapter, the Mesopotamian civilization. और ये चैप्टर जो आपका बेस है वो है आपका रिवर वैली सिविलाइजेशंस पर, मतलब ऐसे सिविलाइजेशन जहाँ पे लोग रिवर वैली के आसपास में रहते हैं, उन्हीं में से एक है आपकी ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन इज़ एन एडवांस्ड स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट व्हेन प्रिमिटिव ह्यूमन advanced over a period of thousands of years of evolution and become settled down and cultured, a civilization was born. मतलब कि जब भी कोई प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे अगर किसी जगह पे कई साल तक रह गए और एडवांस तरीके से वो लोग वहाँ पे डेवलप कर गए और अच्छे तरीके से सेटल्ड हो गए वहाँ पे और अपनी कल्चर बना लिया वहाँ पे अलग से, तो वो उस जगह के सिविलाइजेशन बन जाते हैं. अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सिविलाइजेशंस के हैं, कैसे आप समझेंगे क्या चीज़ सिविलाइजेशन है. तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ सेटल्ड लाइफ. इट मीन्स कि उनकी लाइफ जो भी है वहाँ पे वो सेटल्ड है पूरी तरीके से. सरप्लस फूड प्रोडक्शन, अपनी जितनी भी ज़रूरत की फूड है उसको प्रोडक्ट कर सकें. टाउन्स एंड सिटीज़, वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने टाउन बसा लिया, सिटीज़ बन गई. टाउन प्लानिंग, रेजिडेंटल बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, अच्छी खासी बिल्डिंग्स तैयार हैं, टाउन प्लानिंग हो चुकी है, सब कुछ है अच्छी तरीके से. गवर्निंग बॉडीज़ एंड लॉज, सरकारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं. नियम, सब कुछ नियम कानून के हिसाब से चले वहाँ पे हर चीज़ें. स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स, उनके अंदर खुद की क्राफ्ट हो, कुछ क्षमताएँ हो उनके पास में. लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, उनकी खुद की भाषा हो, उनकी बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का साधन हो. तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए सिविलाइजेशन के लिए. ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, एरियाज अराउंड द इंडस वैली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द नील वैली इन द इजिप्ट, द वैलीज ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया एंड हुआंग ही in China had become centers of the civilization. The earliest civilization developed on river banks because of several reasons. कुछ रीज़न से ये सारे शुरुआत की जितने भी सिविलाइजेशन थे वो नदियों के किनारे ही बस गए. कुछ रीज़न थे. There was abundant water supply to support large settlements. उनके पास बड़े पैमाने पे वाटर सप्लाई का साधन हो सकता था. लैंड वॉज फर्टाइल एंड क्रॉप्स ग्रू इन प्लेंटी, गिविंग पीपल एडिक्वेट फ्री टाइम टू डिवोट द क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड अदर ऑक्यूपेशन. लैंड वॉज फर्टाइल, उनकी जो ज़मीन थी वहाँ की वो उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, खेती करने के लिए अच्छी थी, प्लेंटी ज़मीन थी, इससे कि उनको आसानी होती थी. और इसके बाद समय बचे उनके पास फ्री टाइम में वो दूसरी फ्री एक्टिविटीज़ में या दूसरे अदर ऑक्यूपेशन में अपना समय दे सकें. रिवर ऑल्सो एक्ट एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और रिवर के पास होने से ये भी फ़ायदा था कि उनको ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ी सी आसानी होती थी, जिससे कि वो अपने पीपल एंड गुड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी कर सकें. सो दिस वाज सिविलाइजेशन. Now there is a term Mesopotamian. What is Mesopotamian civilization? Now we are going to study this. So सबसे पहले देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, लोकेशन एंड ओरिजिन, कि इनका लोकेशन ओरिजिन कैसे ये हुए, स्टार्ट कहाँ से हुआ इनका. मेसोपोटामिया विच इन ग्रीक मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. इसका ग्रीक में क्या मतलब होता है, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स is a broad fertile valley between the rivers Tigris and Euphrates in West Asia. और जो मेसोपोटामिया है वो क्या चीज़ है, इज़ अ ब्रॉड फर्टाइल वैली, बहुत ही ब्रॉड है, फर्टाइल वैली है. बिटवीन द रिवर्स, किस रिवर के बीच में है ये, टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स. इन वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया में है.
These two rivers run parallel to each other. ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के पैरेलल ही बहती हैं, overflowing their banks during floods and depositing alluvial silts along the lower reaches of the plain. The earliest and the most advanced urban culture that flourished on the lower valley of Euphrates is known as Sumerian civilization. On the northwestern sides of Sumer were regions called Babylonia and Akkad, and the highlands in the north were called Assyria. Such as the Babylonian and Assyrian civilization rose and fell in this region. कुछ सिविलाइजेशन थे जैसे कि बेबीलोनियन एंड असाइरियन, ये थोड़े से आगे आए और फेल इन दिस रीजन, ये इस रीजन में जाके वो बसे. और इस तरीके से मेसोपोटामियन इज़ कॉल्ड क्रैडल एंड ग्रेव ऑफ मैनी सिविलाइजेशन. इस तरीके से मेसोपोटामिया को हम कई सारे अलग अलग सिविलाइजेशन के लिए हम उनको क्रैडल एंड ग्रेव भी कह सकते हैं. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मेसोपोटामिया डिड नॉट हैव नेचुरल प्रोडक्टिव बैरियर्स. मेसोपोटामिया जो भी था उनके पास कोई भी नेचुरल प्रोडक्टिव बैरियर्स नहीं थे, सच एज माउंटेन्स. दे डोंट हैव माउंटेन्स, डिज़र्ट्स और सीज़. ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी कि जो उनको नेचुरली प्रोटेक्ट कर सके किसी भी चीज़ों से. नाउ कम टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? टाउन प्लानिंग. सबसे पहला पॉइंट आता है टाउन प्लानिंग. उनको टाउन प्लान मतलब वो जहाँ भी रहते थे एक नगर बसा के रहने में उनको विश्वास हुआ करता था. द डिस्कवरी ऑफ सुमेरियन सिटी ऑफ The discovery of Sumerian city offers tells us how the people of early Mesopotamia live. अगर हम डिस्कवरी में जाकर देखें, पुरानी चीज़ों में देखें, तो हमें पता चलेगा कि शुरुआती जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो कैसे रहते थे. The cities were not as well planned as the Harappan cities. सिटी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं थे, सेटल्ड नहीं थे, बट दे फॉलोड द यूनिफॉर्म पैटर्न. लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने इस यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो किया और धीरे धीरे उनकी पूरी सिटी बसती गई. ये देखिए, स्टार्टिंग में द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. Sacred area, walled city on mountains, and the outer town. The sacred area had temple tower or ziggurat dedicated to the patron god of the city. There were smaller temples dedicated to other gods. मतलब कि उनके भगवान के लिए मंदिर बने. फिर छोटे छोटे और भी मंदिरों का निर्माण हुआ और इस तरीके से एक नगर बसता गया धीरे धीरे करके. फिर आती है बात उनके आर्किटेक्चर की. यू कैन सी उनका ये जो मंदिर हुआ करता था पहले का. आर्किटेक्चर की बात हम करें तो द मेसोपोटामियन इंट्रोड्यूस्ड आर्किटेक्चरल फॉर्म्स सच एज आर्चेस, कॉलम्स, डोम्स एंड वॉल्स इन द constructions of buildings. This is believed to be one of the greatest contribution of Mesopotamia in the field of architecture. यहाँ से हमें इनके बहुत बड़े कला का इस चीज़ का पता चलता है. दे गिव देयर बेस्ट ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल खड़ा किया. देयर टेम्पल टावर्स वर मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम सन बेक्ड ब्रिक्स. इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से उनके आर्किटेक्चर चीज़ों का पता चलता है कि उनमें ये सारी कलाएँ भी कितनी अच्छी थी. द आर्किटेक्ट्स ऑल्सो बिल्ट बिग सिटीज़, कैनल्स एंड डैम्स. द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन आर अ ब्रिलियंट स्पेसिमेन ऑफ मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर. दे आर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. बहुत बड़ी बात है, इनकी एक जो आर्किटेक्चर थी उसको हमने 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी यहाँ पे शामिल किया गया है. फिर है सोसाइटी. इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, उनकी फैमिली लाइफ है.
तो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ये डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। अपर क्लास में कौन से मेंबर होते थे, रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी जिसमें कि प्राइस एंड हायर ऑफिशियल्स होते थे। मिडिल क्लास में जो भी फार्मर्स थे ये सब कुछ थे, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वेयर फार्मर, इनकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा थी। द लोअर क्लास कंसिस्ट ऑफ स्लेव्स, सबसे लोअर क्लास में स्लेव्स को रखा गया था। फैमिली लाइफ कैसी थी इनकी, द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, वहाँ पे जो पिता होते थे वो हेड हुआ करते थे। द राइट्स ऑफ वुमेन वर प्रोटेक्टेड, children were brought up very strictly and boys were sent to school to study reading, writing and arithmetic. Girls were trained in dance and music, लड़कों को स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता था और जो भी गर्ल्स होती थी वो डांस और म्यूज़िक में उनको एक्सपर्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। The increase in agricultural production and abundant stock of food supplies freed the population from toiling the fields. They now had more time to develop their creative skills. लोगों के पास खेती बाड़ी करने के बाद में भी बहुत सा फ्री टाइम था जो उन्होंने इस चीज़ में क्रिएटिव स्किल्स में उसको डेवलप किया, अपने टाइम को यूज़ किया। स्किल्स सच एज पॉटरी, विविंग एंड मेटल वर्क, ये सारे कुछ उनके स्किल्स थे जैसे कि वो ज्वेलरी, आर्मर एंड स्टैचूज़ वगैरह को डिज़ाइन कर सकते थे, बनाते थे। बिगिन टू डेवलप, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई वहाँ से। द डिस्कवरी ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टैचू, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड पॉटरी इज प्रूफ ऑफ द टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल ऑफ द आर्टिसंस। नाउ there is a term trade. Stone, timber and metals were scarce in Mesopotamia and so these commodities were traded for the produce of the fields. A flourishing foreign trade developed. यहाँ से एक और भी फॉरेन ट्रेड का डेवलप उन्होंने किया, स्टोन, टिम्बर, मेटल्स वगैरह चीज़ों का, ओर्स, इनके ओर्स को उन्होंने वहाँ से निकाला था। रिलीजन क्या है इनका, द मेसोपोटामियन बिलीव इन मैनी गॉड्स, कई सारे भगवान में उनको भरोसा था। एवरी सिटी हैड इट्स ओन स्पेशल गॉड्स, जो भी जैसा शहर होता था वैसे उनके भगवान थे। दे वर्शिप्ड द फोर्स ऑफ नेचर लाइक द सन, रेन, मून एंड स्टार्स, सबसे ज़्यादा जो पूजा करते थे वो नेचुरल चीज़ों की करते थे जैसे सन, रेन, मून, स्टार्स। द किंग वॉज द चीफ प्रिस्ट and the representatives of God on earth. और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो किंग अपॉइंट्स प्राइस्ट्स इन लुक आफ्टर द टेम्पल और द जिगरेट, उन्होंने धीरे धीरे प्राइस्ट वगैरह को वहाँ पे अपॉइंट करने लगे मंदिरों की जो भी थे उनकी देखभाल करने के लिए। और जो प्राइस्ट थे उनकी सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन वहाँ पे हुआ करती थी। द मेसोपोटामियंस में हैव बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, उनको ये भरोसा था कि ज़िंदगी की मौत के बाद फिर से ज़िंदगी मिलती है। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर। सी यू कैन सी हियर द स्टैचू ऑफ एन एलाबास्टर स्टैचू ऑफ अ फीमेल मेसोपोटामियन डेटी। You saw? Okay. Decline of the Mesopotamian civilization. Much of our modern civilization can be traced back into inventive genius of the Mesopotamian. Yet the vibrant culture decline was soon forgotten. The Euphrates River, the lifeline of this great civilization, unexpectedly changed its course. The inhabitants abandoned the site. Winds and sandstorms erode the walls and the monuments, burying the treasure of this great civilization beneath a sandy desert plain. You saw कैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई धीरे धीरे करके। क्या हुआ कि मच ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो भी मॉडर्न आते गए उनको ट्रेस करते गए और उनसे आगे बढ़ते गए, उन्हीं को देखा, उन्हीं से कॉपी किया और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे मेसोपोटामियन की कला छिपती चली गई और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग उस कल्चर को भूलते चले गए। द यूफ्रेट्स रिवर, द लाइफलाइन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, अनएक्सपेक्टेडली चेंज्ड इट्स कोर्स।
और जो इनकी लाइफ लाइन हुआ करती थी यूफ्रेट्स रिवर, उसने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल दिया। द इनहेबिटेंट्स अबंडेंट इट्स साइड, और जिससे वहाँ के जो रहते थे उनको भी दिक्कत हुई। वाइंस एंड सैंड स्टॉर्म रोडेड द वॉल्स एंड द मोनूमेंट्स, बरिंग द ट्रेजर ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन बीनीथ द सैंडीज डेजर्ट प्लेन। तेज़ हवाएं, तूफ़ान, ये सब आते गए, उन्होंने इनकी दीवारों को गिराया, इनकी सब चीज़ों को, मोनूमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया, और देखते ही देखते ये पूरा सिविलाइजेशन एक सैंडी डिज़र्ट प्लेन में बदल गया। दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रेन, रीड दिस केयरफुली। जो भी समझ में ना आए आप उससे बिल्कुल शुभ बताइए, क्या समझ में नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। इसकी एक्सरसाइज हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।